हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो हम पढ़ेंगे मूल विधि का नया टॉपिक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक। ये अधिनियमित या पारित कब हुआ था? 9 सितंबर 1988 को। और ये लागू कब हुआ? 12 सितंबर 1988 से 3 दिन बाद ही लागू हो गया था। इसमें कुल अध्याय हैं 5 और धाराएं हैं 31। हम कुछ ही धाराएं पढ़ते हैं, जैसा आप जानते हैं। 31 तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, आती भी नहीं है और आएगी भी नहीं कभी भी इतनी। सेक्शन 1 में देखते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका संक्षिप्त नाम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। विस्तार है संपूर्ण भारत पर और यह प्रारंभ हुआ था 12 सितंबर 1988 को। सेक्शन 2 में है परिभाषाएं। सेक्शन 2A में है निर्वाचन की परिभाषा, इलेक्शन की। ठीक है, इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि इसके निर्वाचन की परिभाषा क्या है। सेक्शन 2A में है। सेक्शन 2B में है लोक कर्तव्य की परिभाषा। ऐसा कर्तव्य जिसके करने से जनता या समुदाय का हित हो, उसको लोक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 2B इम्पोर्टेंट है। लोक कर्तव्य की परिभाषा, ऐसा कर्तव्य जिसके करने से जनता या समुदाय का हित होता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 2C, लोक सेवक की परिभाषा। लोक सेवक कौन होगा? ठीक है, उसकी परिभाषा। 2B और 2C दोनों इम्पोर्टेंट है। जो सरकार की सेवा यानी कि वेतन पर है, लोक कर्तव्य को करने के लिए सरकार की फीस या कमीशन के रूप में मेहनताना लेता है, वो लोक सेवक है। जो लोक प्राधिकरण की सेवा में हो, चाहे लोकल भी हो, वो भी लोक सेवक है। सरकार के नियंत्रण वाले निगम, निकाय, कंपनी या प्राधिकरण में सेवा वेतन प्राप्त करता हो। कोई भी जज, न्यायालय के प्रशासन में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, परिसमापक, प्रापक, आयुक्त। ठीक है, ये तीनों जो है ये किसी संस्था या बैंक द्वारा नियुक्त है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, परिसमापक, प्रापक और आयुक्त। निर्वाचन सूची का कार्य करने से संबंधित व्यक्ति भी लोक सेवक है। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक के अध्यक्ष, सचिव व अन्य अधिकारी भी लोक सेवक है। किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति, प्रोफेसर, लेक्चरर, आचार्य, उपाचार्य, ये सब भी लोक सेवक है। सर्विस कमीशन बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य, ये सब भी क्या है? लोक सेवक है। सेक्शन 3 में देखते हैं विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। इनकी नियुक्ति केंद्र या राज्य सरकार दोनों कर सकती है। कौन होगा? जिला जज यानी कि सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति इन तीनों में हो सकती है। नियुक्ति क्यों? इस एक्ट के तहत किए गए अपराध या षड्यंत्र या दुष्प्रेरण के मामलों की सुनवाई के लिए इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीशों की सेक्शन 3 के तहत की जाती है। होगा कौन? जिला जज, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश। ठीक है, देखते हैं सेक्शन 5, विशेष न्यायाधीश के अधिकार व प्रक्रिया। विशेष न्यायाधीश अभियुक्त आरोपी की सुपुर्दगी उपस्थिति के बिना भी सुनवाई कर सकता है। जो विशेष न्यायाधीश है, अभियुक्त आरोपी की सुपुर्दगी यानी कि उपस्थिति के बिना भी सुनवाई कर सकता है। विशेष न्यायाधीश इस एक्ट में विचारण के दौरान जिला जज वाली कोर्ट में रहेगा। ठीक है, सेक्शन 6 में है संक्षिप्त विचारण की शक्ति यानी कि समरी ट्रायल बोलते हैं इंग्लिश में संक्षिप्त विचारण को। जिसकी पावर किसके पास? विशेष न्यायाधीश चाहे तो मामले को तेजी से निपटाने के लिए समरी ट्रायल कर सकता है। 1 साल तक की सजा इस ट्रायल में दे सकता है। कब तक की? समरी ट्रायल में पूछा जाए कब तक सजा दे सकते हैं? 1 साल तक की। ठीक है, सेक्शन 7 में है लोक सेवक का अपनी ड्यूटी के लिए रिश्वत लेना। रिश्वत क्या है पहले ये देखते हैं हम, रिश्वत है क्या। अपनी ड्यूटी करने के लिए जो वैध वेतन मिलता है, ठीक, उससे अलग रुपया, पैसा या गिफ्ट, इनाम यदि लेता है तो वो रिश्वत ही मानी जाएगी। दंड है 3 से 7 साल तक जेल प्लस जुर्माना। ठीक है, सेक्शन 7 के तहत इसमें दंड मिलता है कि 3 से 7 साल तक जेल प्लस जुर्माना यदि कोई अपनी लोक सेवक ड्यूटी पे रिश्वत लेता है। सेक्शन 7A का है लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों या निजी प्रभाव द्वारा रिश्वत लेने के लिए उकसाना। कि भाई अगर आप कोई लोक सेवक है और उसको भ्रष्ट या अवैध साधनों या फिर निजी प्रभाव के द्वारा रिश्वत लेने के लिए उकसा रहे हो तो क्या दंड मिलेगा? 3 से 7 साल तक जेल प्लस जुर्माना। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि रिश्वत लेना
अकेला जुर्म नहीं है, रिश्वत देना भी अपराध ही है। सेक्शन 8, किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी अपराध है। इसका दंड क्या है? 7 साल तक जेल या जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप किसी लोक सेवक को रिश्वत दे रहे हैं तो अपराध है, उसकी दंड है 7 साल तक जेल या जुर्माना या दोनों। इसमें एक नोट है कि व्यवस्था में किया गया ब्राइब अपराध नहीं है, पर कब तक अपराध नहीं होगा? 7 दिन के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर इसकी जानकारी आपको देनी होगी कि आपने व्यवस्था में किया था। सेक्शन 9 में किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा दी गई रिश्वत अपराध होगा। सेक्शन 9 में है किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा दी गई रिश्वत भी अपराध होगा। सेक्शन 10 में है यदि वाणिज्यिक संगठन द्वारा रिश्वत दी गई है तो उसमें दोषी सचिव या डायरेक्टर या अन्य अधिकारी होंगे। ठीक है, और वाणिज्यिक संगठन के इन अधिकारियों को दंड मिलेगा, जेल होगी 3 से 7 साल तक, प्लस जुर्माना भी लग सकता है। सेक्शन 12 में क्या कहा गया है? अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। दुष्प्रेरण होता है किसी को उकसाना। ठीक है, यदि अपराधों के दुष्प्रेरण किया है तो उसके लिए भी दंड है। यदि अपराध करने के लिए उकसाता है, चाहे अपराध हो, अगर हो गया तो मिलना ही है, अगर ना भी हो और आपने किसी को अपराध के लिए उकसाया है तो भी आपको इसमें भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम में दंड मिलता है। और दंड कितना है? 3 से 7 साल तक जेल प्लस जुर्माना। सेक्शन 13, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार। आपराधिक अवचार होता है क्या है? क्रिमिनल मिसकंडक्ट। ठीक, यदि लोक सेवक संपत्ति को अपने उपयोग में बेईमानी या कपट पूर्वक लेता है या ट्रांसफर कर लेता है या अपने पद पर रहने के दौरान समृद्ध यानी कि पैसे वाला हो जाता है, तो उसमें दंड मिलता है 4 से 10 साल तक जेल, ठीक, प्लस जुर्माना भी लगेगा। सेक्शन 13 में लोक सेवक द्वारा क्रिमिनल मिसकंडक्ट यानी कि आपराधिक अवचार। सेक्शन 14 में अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड है, जो कि मतलब ऐसा नहीं एक बार करके रुक गया, वो बार बार कर रहा हो, बार बार रिश्वत का अपराध करता है तो उसको दंड मिलेगा। कितना? 5 से 10 साल तक जेल प्लस जुर्माना। ठीक, अभ्यासिक अपराधी को। सेक्शन 15 में आपराधिक अवाचार करने की कोशिश करने के लिए दंड 2 साल से 5 साल तक जेल प्लस जुर्माना। जो आपराधिक अवाचार है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट, उसकी कोशिश भी की तो भी दंड है 2 से 5 साल तक जेल प्लस जुर्माना। सेक्शन 17, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? यदि दिल्ली पुलिस का मामला है, दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी या कांस्टेबल या फिर किसी ने ली है तो इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी करेगा। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद में है तो सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी करेगा। ठीक है, और अन्य जगह पे अगर ये अपराध होते हैं तो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 17 में कौन करेगा? सेक्शन 18 है बैंक बही यानी कि बैंकर्स की जो बुक होती है उनका निरीक्षण की शक्ति कौन करेगा? इसमें दिया गया है कि एसपी पुलिस अधीक्षक से ऊपर रैंक का अधिकारी बैंक बही की निरीक्षण कर सकता है। सेक्शन 19 में है मुकदमा डालने से पहले मंजूरी जरूरी है। यदि केंद्र सरकार का लोक सेवक है तो केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, यदि राज्य सरकार का लोक सेवक है तो राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है मुकदमा चलाने से पहले। और यदि अन्य व्यक्ति का मामला है तो सक्षम प्राधिकारी, ठीक है, कोई और है किसी अच्छे पद पे, कहीं लाभ के पद पे है और उस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है तो वहाँ का जो सक्षम प्राधिकारी होगा, ठीक है, उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी मुकदमा चलाने से पहले, सेक्शन 19 बताता है। सेक्शन 21 में है कोई लोक सेवक जो आरोपी या अभियुक्त है तो वह सक्षम साक्षी है कि वह अपने लिए या अपने साथी के लिए शपथ साक्ष्य दे सकता है। कोई लोक सेवक जो आरोपी या अभियुक्त है वह सक्षम साक्षी है, वह अपने लिए या साथी के लिए शपथ साक्ष्य दे सकता है, ऐसा सेक्शन 21 में कहा गया है। सेक्शन 25 में है यह एक्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर लागू नहीं है। सेक्शन 27 में कहा गया अपील या पुनरीक्षण रिव्यू की शक्ति हाईकोर्ट के पास है। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के तहत सेक्शन 27 में अपील या पुनरीक्षण रिव्यू की शक्ति हाईकोर्ट के पास है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आई थिंक आपको यहीं से इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से मिल जाएंगे। और
कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप बेस्ट चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।